हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ये बीपीएससी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट को लेकर के आया हूँ। किस लिए? बीपीएससी से संबंधित आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग को मालूम होगा कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब कर दिया गया है। 8 मई को कर दिया गया है। संभावित डेट कोई ज़रूरी नहीं इसी डेट को होगी, लेकिन हम लोग को इसी तारीख को हम लोग को देख कर के हमारी तैयारी को बनाए रखना है। तो हम लोगों ने आज से शुरू किया है बीपीएससी का एक प्रैक्टिस सेट। आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, इस पर पूर्ण डिस्कशन किया जाएगा, संपूर्ण विश्लेषण इसको किया जाएगा प्रत्येक ऑप्शन के अनुसार। आपको किसके द्वारा, आपको एडुटेरिया, आप लोग सब जानते होंगे, इसको नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे बुक का, चाहे करंट अफेयर का बुक हो या प्रैक्टिस सेट हो, बिहार दरोगा बीपीएससी हो, इसका प्रश्न पत्र आप लोग बनाए होंगे। तो हम लोग इसके द्वारा एडुटेरिया के द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पत्रों को हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आपको मुख्य रूप से बात करें तो ये अभी जो केंद्रीय बजट जारी किया गया है 2022-23, चाहे केंद्रीय बजट हो या बिहार बजट हो, साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक जो समीक्षा किया गया है, या पर्यावरण पे जो है आपको रिपोर्ट जारी किया गया है, इस सब भी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग आज इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सभी प्रश्नों को करेंगे और एक अच्छे तरीके से करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ बता दूं कि ये हमारी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, द्वारा एग्ज़ाम वॉरियर्स पूरे टीम के माध्यम से बिहार एसआई, बिहार दरोगा जो है, इसका 24 अप्रैल को मेंस है। तो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का भी प्रैक्टिस सेट आयोजन कराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। क्या बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है? आपका इसका 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, जो कि विभिन्न अलग अलग जिलों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने इससे जुड़ा, उसको प्रैक्टिस सेट को बनाया, मार्क्स भेजा हमारे तक, हम लोगों ने उसके रैंक को भी जारी किया। तो अगर आप भी बिहार दरोगा की मेंस की परीक्षा देने वाले हैं तो आप उस प्रैक्टिस सेट को बनाएं, हमारे साथ जुड़े। तो आइए हम देखेंगे आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न जो है क्या है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को और आसानी से इसको देखने में मदद मिले। पहला प्रश्न है, निम्न से सत्य कथन का चुनाव करें। देखिए, बीपीएससी या यूपीएससी, आप ऊपर लेवल का एग्जाम को तैयारी करते हैं तो आप केवल एक ऑप्शन से प्रश्न को नहीं बना सकते हैं, आपके प्रत्येक ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए। आप जब तक, खास करके बीपीएससी में जो नन ऑफ दिस जो आपको आंसर दिया रहता है 5 नंबर ऑप्शन, आप सभी क्वेश्चन, सभी आंसर को, सभी ऑप्शन को आप विस्तृत रूप से नहीं जानेंगे तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला 8 डिग्री चरण मालदीव और मिनी निकाय को अलग करता है। हम देखेंगे कि जो भारत की बात करते हैं तो यहाँ भारत है, ठीक है। लक्षद्वीप का जो है आपका ये एरिया है, यहाँ पे एक जो है छोटा सा द्वीप है भारत का जिसका नाम है मिनी निकाय। उसके नीचे हम जब आते हैं तो यहाँ पे कौन सा है, आपको एक देश है जिसका नाम है क्या, मालदीव, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गो गैप बनता है, 2 गो दरा बनता है, ठीक है। यहाँ जो है कौन सा है, मिनी निकाय द्वीप और मालदीव, ये दोनों के बीच में कौन सा जो है चैनल है, 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये अक्षांश रेखा को ही लेकर के क्या कहा जाता है, 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी निकाय के बीच में है। ये आपको क्या है, आपको, ठीक है, ये आपको क्या है, सही है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखेंगे, 9 डिग्री चैनल मिनी निकाय को लक्षद्वीप से, यहाँ मिनी निकाय है, यहाँ लक्षद्वीप द्वीप है, ये दोनों के बीच कितना डिग्री है, 9 डिग्री चैनल है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है। पाक जल संधि कहने से तो पाक लगता है नहीं, पाकिस्तान से जो है जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं है। ये किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है क्या है, पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये बोला जी श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप देखेंगे तो श्रीलंका के जो है ऊपर वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, इसको जाफना कहा जाता है। जाफना जो कि तमिल बहुल क्षेत्र है, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है कि जाफना जो है तमिल बहुल क्षेत्र है या नहीं, तो ये आपको ध्यान देना, यहाँ पे तमिल लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगला देखेंगे, 10 डिग्री चरण अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करता है, ठीक है। नहीं, आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको क्या होगा, अक्षांश की मात्रा जो है बढ़ते जाएगी, तो 10 डिग्री चरण नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत है। हमको सत्य कथन की पहचान करना था, तो सत्य का ऑप्शन कौन हो गया, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़े। अगला प्रश्न है, भारतीय हिमालय
भारतीय क्षेत्र की बात कर रहा है, क्योंकि भारत का कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी दूसरे देशों के कब्जे में, जैसे अक्साई चीन की बात करते हैं तो चीन के कब्जे में है, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं तो वह पाकिस्तान के कब्जे में है। तो यहाँ भारतीय क्षेत्र की बात करें, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको है कंचनजंगा। कहाँ पे है कंचनजंगा, कहाँ पे है आपको कंचनजंगा सिक्किम में है, जो कि ठीक है। यहाँ गॉडविन ऑस्टिन दिया जाता है कि भारत का पूछेगा तो गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। जबकि पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, और कहाँ पे है, नेपाल में है। आपको यहाँ पे देखा जो भी महत्वपूर्ण चोटियाँ होंगी, अन्नपूर्णा होगा, गॉडविन ऑस्टिन होगा, धौलावीरा होगा, कंचनजंगा होगा, महाभारत श्रेणी, ये सब जो है या आपको माउंट एवरेस्ट, ये सभी जो है किस श्रेणी में आते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ये सब ग्रेट हिमालय, जिसको महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में स्थित है। भारत वन रिपोर्ट की बात करेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे अभी 2021 में, कब 2021 में जो है डाटा जारी किया गया है, इसी के अनुसार आपको पूछा जा रहा है। तो इसके अनुसार देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि वन रिपोर्ट जो है कितने वर्षों पर जारी किया जाता है, तो प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज की बात किया जा रहा है, तो आपको वनावरण और वृक्ष दोनों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे है आपको 24.62%, ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा वन वाला बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जबकि सबसे ज़्यादा वृद्धि इस बार कहाँ पे हुआ है, तो आप लोग बताएं सबसे अधिक वृद्धि जो है किस राज्य में हुआ है, वो भी प्रश्न बनता है। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जब हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो भारत में जो है आपको इधर वाला देखेंगे, भारत में के उत्तर में क्या है, तिब्बत है, जो कि चीन के कब्जे में है, और यहाँ से जो है एक मानसरोवर झील है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, और वहीं पे एक ग्लेशियर पूछा जाता है। कौन सी ग्लेशियर है, चेमा यांगडू ग्लेशियर। हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतने स्पेस नहीं होते हैं कि आपको सब चीज़ को लिख सकें। यहाँ पे कौन सा है, चेमा यांगडू ग्लेशियर, जो कहाँ पे है, तिब्बत में है। इसी चेमा यांगडू ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न पूछा जा चुका है या बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है ऐसे प्रश्न कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो आपको ये भी पूछा जाता है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। अब इसी दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और भारत के मात्र कितने राज्यों, भारत के मात्र 2 राज्य, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश, इसी 2 राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन नहीं है, तो आपको कपिली है, कपिली जो है, मानस भी है, ठीक है, तीस्ता जो कि आपको सिक्किम से निकलती है, ये भी आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक बनती है। भवानी इसमें नहीं है, तो भवानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो गया, भवानी जो कि क्या है, इसकी सहायक नदी नहीं है। रेगुर मिट्टी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी देखेंगे, रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो रेगुर मिट्टी को जो है और किस नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी, काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ इसमें कौन सी फसल होती है, किसके लिए होती है, तो आपको कपास के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्र पूछा जाता है, काली मिट्टी का क्षेत्र जो है आपको कहाँ पे है, मध्य प्रदेश है, आपको महाराष्ट्र है, ठीक है, साथ साथ आपको गुजरात वाला क्षेत्र, चाहे आंध्र प्रदेश क्षेत्र हो गया, आपको कर्नाटका हो गया, ये सब क्षेत्र जो है आपको रेगुर मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो रेगुर मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, आपको मध्य प्रदेश भी हो गया, आंध्र प्रदेश भी हो गया, गुजरात भी हो गया, महाराष्ट्र भी हो गया। ऑप्शन नंबर 5। जब तक जो है मैंने बात किया कि जब तक सभी ऑप्शन के बारे में आप नहीं जानेंगे, आप बीपीएससी के प्रश्नों को डील नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो एक अच्छे बुक के साथ पढ़ें और अच्छे मानसिकता, अच्छे सोच के साथ पढ़ें, ताकि कोई भी प्रश्न को आप अच्छे से डील कर सकें। आगे देखेंगे, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से
सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? यहाँ देखिए प्रति हेक्टेयर होता है, मीन्स जैसे हेक्टेयर की बात करते हैं तो कुछ क्षेत्र हो गया, जैसे कोई कट्ठा की बात सुने होंगे, कोई एक कट्ठा में 5 क्विंटल चावल कहीं उत्पादन होता है, कहीं एक कट्ठा में 10 क्विंटल चावल होता है, कहीं एक कट्ठा में 1 क्विंटल चावल उत्पादन होता है। तो प्रति हेक्टेयर में पूछा जा रहा है, तो प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आपको पंजाब है। जबकि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पंजाब की करेंट से बात करें तो पंजाब में जो है अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119 है। ठीक है, 119 है। यहाँ पे भी मुख्यमंत्री बने हैं कौन? आम आदमी पार्टी के जो है कौन, जिनका नाम क्या है आपको? भगवत मान। क्या नाम है? भगवत मान, जो कि पंजाब के भी मुख्यमंत्री बने हैं। आपको उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ विधानसभा कितना था? 403 विधानसभा सीट था, जो कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ, जो कि पहले से ही मुख्यमंत्री थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ऐसे प्रश्न और खतरनाक होते हैं, जब तक आप सभी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। बांधवगढ़, डम्फा और रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। डम्फा कहाँ है? मिजोरम में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? 7 का 3। भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है? तो आपको झारखंड है। झारखंड का एक जगह है जो कि किस नाम से जाना जाता है? जादूगोड़ा के नाम से जाना जाता है। जादूगोड़ा कहाँ है पूछा जाता है? झारखंड में है, जो किस लिए है? यूरेनियम के भंडारण, यूरेनियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्रों में होती है? सर्वाधिक वर्षा भारत के किस क्षेत्र में होती है? तो आपको पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो आपको पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र। क्योंकि हम देखते हैं भारत की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम जब मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा जब शुरू होती है तो सबसे पहले वर्षा कहाँ कराती है? मेघालय जो है गारो खासी जयंती पठार पर कराती है, और वहाँ से पूरब की ओर मुड़ जाती है। वहीं से जो है बंगाल बिहार होते हुए कहाँ चली जाती है? दिल्ली और राजस्थान तक चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है राजस्थान दिल्ली होते होते इसकी क्या होती है? प्रभाव कम हो जाता है। आगे देखेंगे 10 का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पिग्मी कांगो बेसिन सही है। एनु जो है, एनु जनजाति कहाँ की है? एनु जनजाति आपको जापान की है। कहाँ की है? एनु जापान, आपको जापान के। तो यही सब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, गलत हो जाएगा। बद्दू कहाँ है? अरब का। मसाई जनजाति आपको केनिया में पाई जाती है। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। रिंग ऑफ फायर से ये जो है आपको किससे संबंधित है? आपको भूकंपीय क्षेत्र, ज्वालामुखी वाले क्षेत्र से जो है रिंग ऑफ फायर जो शब्द सुनते हैं हम भूकंपीय क्षेत्र और किसे? ज्वालामुखी क्षेत्र से हम सुनते हैं। तो ये आपको कहाँ पे स्थित है? तो आपको प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित वाले क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट भी पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? हम पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 2 बराबर भागों में बांटता है, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य रेखा जो है 3 महादेशों से होकर गुजरता है। और देश पूछा जाएगा तो कितने देश से पूछा जाएगा? आपको देश हो जाएगा आपको 13 देशों से यह गुजरता है। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा की बात करें तो ठंडी जलधारा इसमें से कौन सी है? जो आपको 13 का जो है इसमें देखेंगे फॉकलैंड। ठीक है, फॉकलैंड है, लेब्राडोर है, कैलिफोर्निया है, वेनेजुएला है। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे इसमें क्यूरेसियो, कैलिफोर्निया, अंटार्कटिका, ये जो है आपको वेनेजुएला, ये सभी जो है क्या है? ये सभी जो है आपको ठंडी जलधारा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा? 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर 5। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर कहाँ है? आपको एशिया यूरोप के सीमा पर है, यानी कैस्पियन सागर पड़ते होंगे रूस का जो है क्षेत्र जो लगा हुआ है वो कैस्पियन सागर से लगता है। तो ये आपको कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो आपको अजरबैजान हो जाएगा, आपको सीमा बनाता है। ईरान भी क्या है? आपको उससे बनाता है। कजाकिस्तान भी क्या है? आपको रूस का हिस्सा था पहले, तो यह भी बनाता है। लेकिन इराक जो है आपको नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बालियारिक द्वीप
समूह कहाँ स्थित है, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ है, तो आपको ये भूमध्य सागर में है। ये सब प्रश्नों को आपको क्या करना है, याद कर जाना है, रट जाना है। नहीं तो आप एक ही उपाय है कि आप ज्योग्राफिकल के जो है एटलस एक बुक आता होगा जब आप लोग रखे होंगे शायद, तो जिसमें मैप के माध्यम से जो है सभी चीज़ों को दिखाया गया है, तो उस चीज़ को पढ़ेंगे, उस चीज़ को देखेंगे तो आपको ध्यान में चीज़ें आ जाएगी। बिहार की सीमा से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। बिहार की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है, कौन, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 3 राज्य, ये सही है। आपको कौन सा कथन सही है, तो ये सही है। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है, ठीक है, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के 8 जिले की संख्या है, ठीक है, ये आपको नहीं होना चाहिए। कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन ए बी और डी सही है, इसलिए आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 5 सही इसका उत्तर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण का क्षेत्र कितना है। बिहार में वन आवरण का क्षेत्र जो है क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो 738.79 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। गंगा जो है हम लोग देखते हैं कि गंगा जो उत्तराखंड से निकल करके कितने राज्यों से, 5 राज्यों से पूछा जाता है, कितने राज्यों से बती है, 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है और किधर से, पश्चिम से जो है एक तरफ के पूरब की ओर चली जाती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर से, इधर से जितनी भी नदियाँ नेपाल से आती है वो उत्तर से मिलती है, इधर से जो नदी आती है वो किसका, दक्षिण से मिलती है। तो पूछा उत्तर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, तो आपको उत्तर जो है कौन सी, घाघरा जो है आपको उत्तर से मिलने वाली नदी है। कर्मनाशा भी दक्षिण से मिलती है, पुनपुन भी जो है दक्षिण से मिलने वाली नदी है। निम्न से कौन सी युग्म की पहचान करें, सही युग्म की पहचान करना है आपको, ठीक है। विंध्याचल पर्वत, रोहतास पहाड़ी नहीं, क्वार्टरनरी कैमूर, ये भी जो है नहीं होगा, गलत है। टर्शियरी चट्टाने, आरा बक्सर नहीं। धारवाड़ के पठारे कहाँ पे है, धारवाड़ के पठारे जो है आपको मुंगेर, जमुई, भागलपुर, ये आपको ऑप्शन नंबर सही है। मुंगेर की जो है, इसीलिए जो है आपको मुंगेर में क्या है, थोड़ी बहुत मात्रा में जो है बिहार में क्या पाई जाती है, सोना भी पाई जाती है। और धारवाड़ के पठार मुख्य रूप से कहाँ है, कर्नाटक के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर स्वर्ण की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। बिहार में डोलामाइट अयस्क कहाँ पाया जाता है। बिहार में डोलामाइट अयस्क जो है कहाँ, आपको रोहतास जिला में पाया जाता है। बिहार के शिशु लिंगानुपात कितनी है, ठीक है। बिहार के शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बिहार के शिशु लिंगानुपात है 935, जबकि भारत की पूरा लिंगानुपात की बात करेंगे तो 943 पूरे भारत की लिंगानुपात है। जबकि भारत के शिशु लिंगानुपात कितना है, 918। यहाँ से 3 क्वेश्चन है, भारत का लिंगानुपात 943, भारत का शिशु लिंगानुपात 918, बिहार का शिशु लिंगानुपात 935। निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्तर से कब्रिस्तान H और R37 डायरेक्ट पूछा जाता है। R37 समाधि कहाँ से मिला है, तो आपको मिला है ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से, हड़प्पा से मिला है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सही युग्म की पहचान करना है। कहाँ सांख्य दर्शन के कौन थे, सांख्य क्या थे, आपको अगर मैच कराएंगे तो हम सांख्य का कपिल, योग का कौन थे, पतंजलि, न्याय का गौतम, उत्तर मीमांसा का पूर्व मीमांसा एक है जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रनारायण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 को सही हो जाएगा आपको, उत्तर मीमांसा बद्रनारायण और यहाँ पे योग का पतंजलि, दोनों जो है क्या है, सही है। तो 1 से अधिक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। आपको यहाँ महाजनपद दिया गया है, जो टोटल महाजनपद कितना था, सब जो है आपको 16 महाजनपद था, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में पूछा जाता है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन था, जो पोटली या पोतन, ठीक है, जिसकी राजधानी अस्मक, ठीक है, क्या था, अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा जो है सही सुमेलित है, ठीक है। तो मल का राजधानी कहाँ हो जाएगा, कुशावती या कुशीनगर। कंबोज का कहाँ था, हाटक। अस्मक का पोटली या पोतन जो कि दक्षिण भारत में था। पंचाल का अही क्षेत्र या काम्पिल्य के नाम से भी जानते हैं। मगध का कहाँ था, गिरिब्रज राजगिरी, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा।
गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ठीक है, अंतिम व्यक्ति इसमें कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था आपको सुभद्र। ठीक है, कौन था? सुभद्र था। आनंद क्या था? आनंद से भी एक प्रश्न बनता है कि आनंद जो है एक रचना का प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ था कब? 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद तो इसने एक रचना किया था। आनंद ने सूत पिटक की रचना किया। किसका? सूत पिटक की रचना किसने किया? आनंद ने किया, प्रथम बौद्ध संगीति में किया था। और सूत आपको आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दिया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? तो ये आपको श्रेष्ठता की व्याख्या नहीं करता है। हिजरी संवत आरंभ हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत आपको 622 में हजरत मोहम्मद शाह के द्वारा किया जाता है, जो कि आपको इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या जो है संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, ये किस लिए किया गया था? तो आपको मक्का से मदीना प्रस्थान किए थे, यानी कि अपने स्थान को परिवर्तित किए थे। उसके उपलक्ष्य में आपको हिजरी संवत की शुरुआत 622 ये डेट को याद रखिएगा। मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया? ठीक है, बंगाल में हुए विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया था? इसका नाम था मुकदीन। मुकदीन के द्वारा इसको दबाया गया था। जफर खान जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लिया, वो किसका सेनापति था? ठीक है, यह किसका जो है सेनापति था? तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो कि खिलजी वंश का पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है अब किसकी हत्या करके? तो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके कब? 1296 ईस्वी में आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, सिकंदर लोदी कब? सिकंदर लोदी जो है आपको किस वंश का था? तो आपको लोदी वंश का दूसरा शासक था, जो कि 1504 ईस्वी में आपको आगरा शहर की स्थापना किया और अपनी राजधानी को वहाँ पे बनाया। इल्तुतमिश किस वंश का था? इल्तुतमिश आपको किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और ये आपको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। कबीर निम्न से किसके शिष्य थे? कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे, जिसमें से 12 टोटल शिष्य थे, उनमें से एक रामानंद कबीर भी थे। निम्न में से कौन अकबर के दरबार चित्रकार थे? ठीक है, इसमें से जो है आपको मेल कराना है कि अकबर का चित्रकारी कौन था। तो अकबर के समय में चित्रकार था दसवंत था, ठीक है, बसावन था, केशवलाल था, मुकुंद था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीज में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अकबर के समय में चित्रकार था दसवंत था, बसावंत था, मुकुंद था, अबू समत था। ठीक है, तो अबू समत भी था। ठीक है, और आपको यहाँ पे अबुल समत भी था। ठीक है, केशवलाल भी था, मुकुंद भी था, अबू और दसवंत बसावन ये सब भी था। तो ऑप्शन नंबर आपको 1 से अधिक हो जाएगा। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह में किसने कहा था? 1857 का विद्रोह जब हुआ कब शुरू हुआ था? 10 मई से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। इसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट आया, उसी में से एक यह स्टेटमेंट है। यह कहा गया था आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। पोर्टो नोवा का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? पोर्टो नोवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो हैदर अली और सर आयरकुट के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? हैदर अली और सर आयरकुट के बीच। इसका डेट पूछा जाता है कब लड़ा गया था? तो 1781 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि मैसूर का शासक हैदर अली और अंग्रेज जनरल आयरकुट था। किसके किसके बीच? हैदर अली जो कि कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। और जो अंग्रेज जनरल कौन था? आयरकुट। इसमें क्या हुआ था? हैदर अली की जो है पराजय हुई थी। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है आपको चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को, क्योंकि इसने जो है क्या किया था? उदारवादी नीति अपनाया था, और जितने भी प्रेस पे जितने भी कानून थे उन सभी कानूनों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया? तो 1835 ईस्वी में किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था कौन? आपको कुंवर सिंह किया था। कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है,
इनसे पूछा जाता है कि इनके मृत्यु के बाद किसने इसकी बागडोर संभाली। इनके भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, आपको अभी वर्तमान में भोजपुर जो है, जो कि आपको आरा भोजपुर जो क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम व्यापक रूप स्तर पर प्रयोग में किया गया। तो वंदे मातरम को जो है जब स्वदेशी आंदोलन किया गया था, कब, स्वदेशी आंदोलन 1905, जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो वहाँ पे एक स्वदेशी आंदोलन हुआ किसके द्वारा, सन्यासियों के द्वारा सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। और उसके बाद जो है ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया। सविनय आंदोलन कब हुआ, 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में। और खेड़ा आंदोलन कब होता है, 1707 ईस्वी में। ठीक है, दो चीज़ होता है, एक खेड़ा एक पाल खेड़ा। 1707 में खेड़ा होता है और 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध होता है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है किस, राजा राम मोहन राय को किस रूप में और जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है इनको और प्रथम आधुनिक पुरुषवादी नामों के रूप में जाना। वयोवृद्ध नेता नहीं, वयोवृद्ध व्यक्ति जो किसको कहा जाता था, आपको दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपको एक से अधिक हो जाएगा, इसके कारण ऑप्शन नंबर 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको किसके द्वारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी, या किसकी कल्याण के लिए, किसके उत्थान के लिए किया गया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको कौन करता है, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाता है। अब ये दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सहयोग के लिए, मदद के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मैं आप लोग से फिर पुनः एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे आपको बीपीएससी के संबंधित तो आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, साथ साथ आपको बिहार दरोगा मेंस का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको PDF दिया जाता है, आप बनाते हैं, उसका आंसर दिया जाता है, सोल्यूशन दिया जाता है। आप अपनी स्कोर को जान सकते हैं कितना आप स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम 24 अप्रैल को है, उसको मद्देनज़र देखते हुए पूरी तरह से पैटर्न पे आधारित आपको ये तैयार किया गया सेट है और एक अच्छे व्यक्तियों के, अच्छे जो है विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया सेट है। तो आप उस सेट को बनाएं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी, बल्कि कौन थी, एनी बेसेंट थी। ये प्रथम भारतीय पूछेगा तब जो आपको सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, ऐसा व्यक्ति भी नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कौन थे सबसे कम उम्र में, आपको अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी ने कांग्रेस को, ये भी गलत है, ये भी गलत है, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की, 2 बार नहीं की, केवल 1 बार की, 1924 बेलगांव अधिवेशन। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ। ठीक है, बिहार में 1 बार नहीं हुआ था, आपको उस समय का 3 बार हुआ था। एक बांकीपुर में हुआ, गया में हुआ और रामगढ़ में हुआ। तो इसमें से क्या है, सभी का सभी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। और दिल्ली से जो है कौन सा था, आपको हैदर रजा था। दिल्ली से कौन था, हैदर रजा था। मद्रास से कौन था, चिदम्बरम पिले। पुणे से कौन थे, पुणे से आपको बंगाल गंगाधर तिलक थे। और पंजाब से आपको लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 4। अगला जो है मिलान करने वाला है। इस तरह से मिलान करने वाला प्रश्न आपको ये छोटे एग्जाम में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बीपीएससी में जो है ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और जब तक इसके बारे में आप डिटेल नहीं जानेंगे, आप कंफ्यूज करेंगे, उसको गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार इसको सजाना है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को होता है बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग का गठन कब होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है आपको 1906 में। कांग्रेस का विभाजन कब होता है, 1907 में। और एक और क्या है,
दिल्ली कलकत्ता राजधानी स्थानांतरित कब होता है? 1911 में इसका घोषणा किया जाता है, 12 में होता है। तो इसको अगर आप सीरियल वाइज से आप सजा देंगे तो ऑप्शन नंबर 3 के अनुसार आप सही होंगे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने किया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना आपको BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। साथ साथ आपको बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में स्थापित करते हैं? इंडिया इंडिपेंडेंस, गदर पार्टी, अभिनव भारत, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना, ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना कब की जाती है? 1905 ईस्वी में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी का भी स्थापना करते हैं। आपको BD सावरकर, ठीक है, BD सावरकर आपको 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में आपको अभिनव भारत की स्थापना करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और एक राजेंद्र लाहिड़ी थे जिनको फांसी 1925 काकोरी डकैती कांड के लिए इनको दिया गया था। इनमें से कौन सा किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोच्च व्यवहार है? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो आपको महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी कहा था कि आप विदेशी जो कपड़े पहन रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको क्या करें? नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, जला दे उसको, वही सबसे अच्छा व्यवहार होगा। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, कब लौटाया था? तो आपको असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दिया, अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बिहार का यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज था आपको रॉबर्ट फिंच, रॉल फिंच था जो कि सबसे पहले बिहार की यात्रा किया था। निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। सही युग्म की पहचान करना तो इसमें सही कौन हो जाएगा? आपको 48 का 2 नंबर अगर देखेंगे तो प्रताप जो है इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर 2 आपको सही है। इसके बाद जो है आपको कोई सही आंसर, इसमें कोई और सही मैच नहीं करता है। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी के नाम से इसकी स्थापना किया जाता है। तो सही उत्तर होगा आपको बाबा ठाकुर दास। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो इसमें जो एक व्यक्ति की भूमिका नहीं थी, बल्कि बिहार को अलग स्वतंत्र रूप में स्थापित करने में चाहे सच्चिदानंद सिन्हा हो, महेश नारायण दत्त हो, ये सभी का जो है इसमें योगदान था। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार कम से कम 2 महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि दोनों किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया गया? अनुशीलन समिति की आपको शाखा कहाँ पे? पटना में किया गया था। कब किया गया था? आपको 1913 ईस्वी में किया गया था। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा इसमें किया गया था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो सबसे ज़्यादा जो है हम राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान आपको चंडीगढ़ का है। किसका है? चंडीगढ़ का है, ठीक है। चंडीगढ़ राज्य का सेवा क्षेत्र पूछा जाता है किस क्षेत्र में आता है? तो आपको ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र जितने भी हैं वो सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना है तो आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय जो गणना की जाती है हम इस पूरा टोटल इनकम बटा टोटल जनसंख्या को डिवाइड करते हैं तो राष्ट्रीय आय निकलता है वहाँ से। अब इसकी राष्ट्रीय आय की गणना करने का आधार वर्ष कब बनाया गया है? तो आपको 2011-12 का जो है आपको एक मानक पैमाना जो बनाया गया है उसी को आधार मान के निकाला जाता है। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? इंदिरा गांधी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपको कब किया जाता है? तो इंदिरा गांधी आपको कब किया जाता है? 1985-86 में किया जाता है, जो कि आपको पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि कब से चला था? 1985 से 90 तक आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। उस समय
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? इसमें जो है मॉडल पूछा जाता है आपको कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो आपको आर गॉडगिल, ठीक, कौन सा? आर गॉडगिल योजना पे आपको आधारित थी। तीसरा पूछा जाता, तीसरा हो जाएगा आपको सैंडी सुखमय। पहला हो जाएगा आपको हेराल्ड डोमल मॉडल, दूसरा हो जाएगा पीसी नोमाल नोबिस। निम्न में से कौन सा सही का चयन करना है इसमें? एल के झा समिति, प्रत्यक्ष कर, रेखीय समिति, अप्रत्यक्ष कर, केलकर समिति, करों में वृद्धि और सुखमय चक्रवर्ती समिति, मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार। इसमें से आपको सही का चुनाव करना है। तो एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर से था, सही बात है। रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर से था, ये भी सही है। केलकर समिति करों में वृद्धि के संबंधित आपको इस समिति का गठन किया गया था। और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 सभी सही है, इसलिए ऑप्शन आपका 5 हो जाएगा। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले जो है किया गया था किसी व्यक्ति के द्वारा, तो रेगनर नर्स्के के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रेगनर नर्स्के एक अर्थशास्त्री हैं जिनके द्वारा इस जो है थ्योरी को दिया गया था। नाबार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, नाबार्ड देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना कब की जाती है? पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है इसमें। तो यह कृषि एवं ग्रामीण विकास है तो वित्त उपलब्ध कराती है, सही है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया, सही है। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में किया जाता है, कब? 1982 में किया जाता है। वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा इसका। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया है? कौन से? यहाँ पूछा जाता है कौन सा प्रोजेक्ट के तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक कार्ड एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत किया गया है, जो कि आपको ये 2 राज्यों में किया गया था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत किया है? ठीक है, एलईडी प्रदान देखते होंगे, बहुत कम पैसे में आपको एलईडी प्रदान किया गया था सरकार के द्वारा, एक क्रांति के रूप में आया था। जहाँ से पहले जो है आपको अधिक वाट वाले बल्बों को जला करके कम ज़्यादा बिजली खपत किया होता था, उसको बिजली को बचाने के लिए एलईडी लाया गया। अभी सब जो है लगभग घर घर तक पहुँच गया। तो इसका योजना था ग्राम उजाला योजना। कौन सा था? ग्राम उजाला योजना। निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? संघाई सहयोग सदस्य में जो है अभी एससीओ में 9 टोटल 10 है। 9वां जो आपको सदस्य देश के रूप में किसको मान्यता मिला है? तो आपको ईरान एक को 9वां सदस्य के रूप में है, इसमें अफगानिस्तान नहीं है। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष? भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित कितना किया गया है? तो मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तो उसकी जो है कितना निर्धारण किया जाएगा? तो इसको 1951 में निर्धारित किया गया 6 वर्ष। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपको मूल संविधान में जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। आपको 6 वर्ष वर्तमान में जो कब किया गया? 1951 में संसद के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाया तो जाता है किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन किस किस विधेयक को बुलाया जा सकता है? तो आपको धन विधेयक पर कभी नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन पर कभी नहीं बुलाया जा सकता है। बुलाया जा सकता है केवल कब? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर, ठीक है। साधारण विधेयक पर और वित्त विधेयक पर, जो कि साधारण विधेयक पर कितना बार? 3 बार बुलाया जा चुका है। वित्त विधेयक पर अभी नहीं बुलाया गया कभी भी। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। 64 के देखेंगे, सत्य कथन का पहचान करना है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, सही है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने का संकल्प लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने का संकल्प
कहाँ, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में पारित किया जाता है तो उसको बहुमत से पास करना होता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकार करता है? किसके, देखिए संविधान क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप शोषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो आपको बच्चों के शोषण के विरुद्ध, ठीक है, स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 65 का 3। निम्नलिखित में मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सत्य है? तो इसका प्रकृति सकारात्मक है, ऐसा नहीं है, दोनों होता है, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। यह सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात करता है, नहीं, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात कौन करता है? 36 से 51 आपको नीति निर्देशक तत्व। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये वाद योग है, या वाद योग मतलब कि न्यायालय में इसको चुनौती दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? अगला प्रश्न है, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, नहीं, एक स्तरीय नहीं है। खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन के द्विस्तरीय, ये भी नहीं है, ठीक है। ग्राम, खंड, जिला, राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन का चतुस्तरीय संरचना, ठीक है। 3 नंबर था ग्राम, खंड पर जिला स्तरीय त्रिस्तरीय संरचना। भारत में क्या है? त्रिस्तरीय संरचना है, जो कि 1957 में आपको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरीय संरचना को दिया गया और भारत सरकार ने इसको माना भी। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न से कौन कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं, सही है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। मृत्युदंड को भी क्या कर सकता है? राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी की सजा को पुनः मुक्त नहीं कर सकता, ये तो ऑप्शन गलत है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति कोई नहीं है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की कोई शक्ति, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि राज्यपाल भी क्षमादान करता है लेकिन सभी मामले में नहीं कर सकता है। अनुच्छेद का मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन कहाँ किया गया है? ग्राम पंचायत का गठन आपको आर्टिकल 40 में किया गया है। समान नागरिक संहिता कहाँ पे किया गया है? आपको आर्टिकल 44 में। कृषि एवं पशुपालन 48 में। न्यायपालिका को कृपालिका से कहाँ किया गया? अलग किया गया आर्टिकल 50 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता का विकास किया गया आर्टिकल 51 के तहत। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? उप सभापति की बात किया तो उप सभापति या सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? कौन सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? इसमें करेगा ऐसे वाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकार हो। मीन्स अगर भारत सरकार और राज्यों के बीच कोई विवाद होगा तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? मूल अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत उस विषय की सुनवाई करेगा। निम्न से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? अनुसूचित जनजाति बिहार के पूछा जा रहा है तो बिहार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कौन है? संथाल है। मुख्य रूप से संथाल जो है या गोंड है, ये सब मुंडा है, सब कहाँ रहती है? जो कि इसकी सर्वाधिक जनसंख्या ऐसे झारखंड में है, लेकिन बिहार में पूछा जा रहा है तो बिहार में भी जनजाति कुछ क्षेत्रों में है जो कि सबसे ज़्यादा है संथाल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक कम जो साक्षरता वाला जिला कौन है बिहार का? आपको है सहरसा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? बिहार की और भारत के दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर है कितना? 25.4%, जबकि बिहार के देखेंगे, भारत के देखेंगे तो भारत की है 17.7%। 17.7% भारत की दशकीय वृद्धि दर और बिहार की 25.4% दशकीय वृद्धि दर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला
बिहार में जो है सबसे बिहार पूरे भारत में भी जो क्या है, बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है जो कि 1106 है। 382 क्या है, भारत की जनसंख्या घनत्व है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 हो गया। और बिहार में किस जिला का सबसे ज़्यादा है, तो है आपको शिवहर का, ठीक है, जहाँ पे कितना 1937 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति यहाँ पे रहता है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट का अनुमान कितना है, ठीक है। प्रश्न छूटा नहीं ना, ऊपर में एक प्रश्न छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य विधानसभा में गए। 1937 में याद होगा आप लोग को कि जब चुनाव हुआ था तो इसमें से कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तथा 2 प्रांतों में आपको क्या किया था, सहयोगियों के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। लेकिन ये सरकार बहुत दिन तक नहीं चली, मात्र 28 महीने का सरकार चली थी। प्रश्न पूछा गया है 1937 में चुनाव हुआ तब कितने महीने चला था, तो आपको 28 महीने मात्र वो सरकार चल पाई थी। तो यहाँ पे देखा कि बिहार में कितने जो है मुस्लिम लीग के सीट पे आए थे, तो इसमें मात्र 3 विधायक चुन करके आए थे। बिहार का वित्तीय वर्ष बजट 2022-23 का कुल बजट अनुमान कितना है, ठीक है। तो इसका कुल बजट अनुमान इस बार का है 2,37,691.19 करोड़, 2,37,691.19 करोड़। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है, तो ये किया गया है 19.24%। ये सब डाटा को याद रखेंगे कि बिहार में जो है आपको बीपीएससी में डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये सब जो है डाटा पूछ लिया था कि बिहार का बजट कितने का इस बार है, उसका राजकोषीय घाटा क्या है। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है। बिहार सरकार द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया जिसका नाम क्या रखा है, अश्विन रखा गया है, जो किससे संबंधित है, तो आशा कार्यकर्ताओं से, ठीक है, किससे, आशा कार्यकर्ताओं से, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ संबंधित, आपको डिलीवरी संबंधित, आपको पंचायत से लेकर के ब्लॉक स्तर पे इन लोग काम करती है, तो उनसे संबंधित आपको आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक पोर्टल को जारी किया गया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल का नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है भुवन। कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडार व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये आपको राज्य है बिहार। किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना की शुरुआत किया है, विकास शुरुआत आपको किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों के साथ समझौता हुआ है, ये किया गया है आपको भारत और जर्मनी के साथ किया गया है। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षकों को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है, तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से जो सम्मानित किया गया है श्यामला गणेशन को, किसको, श्यामला गणेशन को सम्मानित किया गया है। देखिए करेंट अफेयर को आप लोग रिवीजन में रखिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर पिछला बार जो 37 प्रश्न पूछा गया था, और करेंट अफेयर जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, बीपीएससी में। अगर आप करंट की जो है तैयारी नहीं करते हैं, करंट नहीं पढ़ के जाते हैं, तो आप पीटी के जो है रिजल्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं बिना करंट अफेयर का। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसकी ऊंचाई कितना है 8611 मीटर, शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गया है, जो सबसे कम उम्र का जो है, जिनका नाम है सरोज काशिफ, कहाँ का रहने वाला है, पाकिस्तान का। अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कैवां है, प्रेस में भारत का स्थान कितना है 142, 142वां जो है भारत का स्थान इसमें रैंक में सूचित किया गया है। ठीक है, इसमें पहला पूछेगा तो पहला कौन सा है, फिनलैंड है। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है, ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है कंगना रनौत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कंगना रनौत को दिया गया है। पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली
महिला अंपायर कौन बनी है। ये बहुत ही चर्चा में है और बहुत ही ये पुराना करंट है, लगभग 2020-21 का करंट है, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए भी काफ़ी चर्चा में है। किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार आपको आंध्र प्रदेश के राज्यपाल दिया गया है, जिसका नाम है बिश्वाभूषण हरिचंदन। बिश्वाभूषण हरिचंदन को यह पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ अभियान की शुरुआत किया है। तो किया गया था गोवा सरकार। और मुफ्त पानी में जो है सभी नागरिकों को देने वाला भी राज्य बन गया था कौन, गोवा। भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण किया है। तो इंद्र जो होता है किसके साथ, भारत और रूस के साथ होता है। 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है आपको पुर्तगाल में। हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है। में संयुक्त रूप से जो है गश्त करेगा भारत किसके साथ, तो आपको नेपाल की सेना और भारत की सेना संयुक्त रूप से जो है तस्करी को रोकने के लिए अभियान की शुरुआत किया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट कहाँ स्थित है, आपको सोमनाथ जो है गुजरात में स्थित होगा, जो कि 1025 में जो है इस पर सोमनाथ में किसके द्वारा, महमूद गजनी के द्वारा इस पर आक्रमण भी किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने। तो इनका नाम था आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, जो कि 2 अलग अलग जो इवेंट के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था। जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो लेबनान का किया गया है नजीब मिकाती को। किसको, नजीब मिकाती को किया गया है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये भी काफ़ी चर्चा में है। और कभी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी महिला प्रथम बार जो है कुछ बनती है तो वो प्रश्न भी काफ़ी चर्चा में हो जाता है और प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है, मैगडेलेना एंडरसन आपको स्वीडन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। सबसे पहले तो पूछा जाएगा दुनिया के सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है। तो भारत के लद्दाख में किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया, BRO के द्वारा। BRO पूछा जाता है स्थापना कब किया गया, 1960 में किया गया है। और किस दर्रे में किया गया है, तो आपको उमलिंगला दर्रा में किया गया है। कौन सी दर्रा, उमलिंगला दर्रा, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। खारदुंगला कहाँ है, ये भी आपको वहीं पे है। माना दर्रा कहाँ है, आपको उत्तराखंड में है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंक करके आपको गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको 87.58 मीटर 87.58 मीटर जो है भाला बिका था। कब बिका था, 7 अगस्त को। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा 7 अगस्त को किस रूप में मनाने की घोषणा किया है, भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या है। 2021 का जो है विश्व जल सप्ताह का जो थीम दिया गया है, बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। पाइथन 5 DRDO द्वारा विकसित किया गया है। किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये आपको वायु से वायु में मार करने वाला मिसाइल है। कौन सा है, वायु से वायु में मार करने वाला मिसाइल है। DRDO की स्थापना कब हुआ, 1958 में हुआ। इसके मुख्यालय कहाँ है, तो इसके मुख्यालय जो है आपको नई दिल्ली में स्थित है। माई ओन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है। माई ओन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैप्टन रमेश बाबू। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो आपको किया गया है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भक्ति स्वामी जो कि क्या थे, इस्कॉन के संस्थापक थे। मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 का किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपको बिहार के लिए जो है मस्ट प्रश्न है, क्योंकि आपको बिहारी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है, मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल
फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर से चुना गया है? महिला में पूछा जा रहा है, तो मनीषा कल्याण को, किसको? मनीषा कल्याण को चुना गया है। इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अपना बिहार है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखा गया है आर कौशिक के द्वारा। किसके द्वारा? आर कौशिक के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो किया गया है कोनेरू हम्पी को किया गया है, जो कि किस खिलाड़ी हैं? आपको शतरंज की खिलाड़ी हैं। कोनेरू हम्पी किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? आपको शतरंज। मिताली राज हो गया किसके? आपको क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। हिमा दास क्या हैं? एथलीट हैं। और विनेश फोगाट क्या हैं? आपको कुश्ती से संबंधित इनका खेल है। हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया और निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो था ये किस खेल से संबंधित थे? आपको क्रिकेट के खिलाड़ी थे। कहाँ के रहने वाले थे? आपको इंग्लैंड के रहने वाले थे। नई दिल्ली में स्थित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। भूपेंद्र यादव कौन है? तो आपको याद होगा पर्यावरण, भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री आपको धर्मेंद्र प्रधान। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं तो आपको किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम के कौन सा गुण जिम्मेदार है? ठीक है, कौन सा गुण के कारण इसका प्रयोग हम करते हैं? तो इसका अच्छी तापीय चालकता होती है। चालकता के कारण जो है इसका प्रयोग करते हैं। साथ साथ इसको उच्च गलनांक, इसकी गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। ये जल्दी गलता नहीं है, जिसके कारण हम क्या करते हैं? खाना बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2। एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 इनमें से कौन सी अक्रिय गैस के निकटतम है? ठीक है, एक तत्व X का परमाणु, X तत्व है, इसके परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। तो किस अक्रिय गैस के नज़दीक है? तो आपको किसके नज़दीक आ जाएगा? नियोन। नियोन कितना होता है? 10। आर्गन का परमाणु 18। जिनोन भी क्या है? एक अक्रिय गैस है। हीलियम भी क्या है? एक अक्रिय गैस है। अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम किसका मिश्र धातु होता है? तो अमलगम वैसे मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित होता है उसे अमलगम कहते हैं। अन्य धातु सोडियम, जस्ता, सोना, चांदी ये सभी क्या हो सकते हैं? अमलगम बना सकते हैं। अमलगम चांदी, टीन और मरकरी का मिश्र धातु होता है, जिसका उपयोग दांत भरने में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको 1 से अधिक हो जाएगा। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध कम होता है, ज़्यादा होता है, शून्य होता है? तो असीम रूप से बहुत ही क्या होता है? बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ऊंच होता है। बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में हम आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। किसका? आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग बिजली के बल्ब में भरने में करते हैं। एक युवा व्यक्ति की सामान्यतः आंखों के निकट और दूर बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु और दूर बिंदु ये दोनों क्या होता है? तो निकट बिंदु की बात करते हैं तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का 3। दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, ये इसका कारण क्या है? तो प्रकाश कम से कम परिकीर्णित होता है। जब सूर्य का प्रकाश दोपहर में से क्या सीधे पड़ता है तो क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में परिकीर्णित होता है, यानी कि बहुत ही उसका बिखराव बहुत कम होता है। इसके कारण वो क्या दिखाता है? सफ़ेद दिखाई देता है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस रूप में होता है? तो आपको भोजन रिक्तिका के रूप में होता है। पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। किस रूप में विघटित होता है? तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में विघटित हो जाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह के रूप में बोला जाता है। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर क्या होता है? जैसे जैसे तापमान बढ़ता है हवा में ध्वनि की क्या होता है? गति भी क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ते जाती है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है?
ऊर्जा की इकाई क्या नहीं है, ऊर्जा के जूल है, ठीक, ऊर्जा का जूल है, न्यूटन मीटर भी है, किलोवाट भी है, लेकिन जो है ऊर्जा का मात्रा कौन नहीं है, किलोवाट नहीं है। किलोवाट किसका हो जाएगा, आपको शक्ति का, किलोवाट घंटा रहता तो ये ऊर्जा का सबसे बड़ी मात्रक हो जाता। परमाणु ऊर्जा की संरचना के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत ऑप्शन की पहचान करना है। तो परमाणु एक अविभाज्य है, ये गलत है, ठीक है, ये जो है परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु को भी विभाजित किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर आपको गलत पूछ रहा था, गलत है तो गलत हो जाएगा ये। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, सही है। परमाणु संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, ये भी सही है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 4। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन सा आपको बीमारी हो सकता है। संक्रमण के द्वारा होने वाला बीमारी कौन है, छींकने और खांसने से क्या होता है, वायरस निकलता है, बैक्टीरिया निकलता है, जिसके कारण आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, गतिमान वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो आपको द्रव्यमान पर निर्भर करता है, हमेशा किस पे, गतिमान जो है यानी जड़त्व जो होता है हमेशा द्रव्यमान का गुण होता है। सूची 1 को सूची 1 को 2 से मिलान करना है, ठीक है। 26 को देखना है, कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन आपको इनएक्टिवेटेड वायरस से जो है संबंधित है। कोविशील्ड एक्टिवेटेड वायरस संबंधित है। जॉकावाइड डी, ठीक है, ये किसे डीएनए आधारित वैक्सीन है। और कार्बोवैक्स जो है आरबीडी सब प्रोटीन पर जो है आधारित वैक्सीन इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता के संबंध से संबंधित है, ठीक है। तो आपको अल्पता जो है किससे, निम्न रक्तचाप, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम की बीमारी होती है, तो आपको नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये बीमारी होती है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, तो आपको जीन के संक्रमण से सम्मिश्रण से, सही है। क्रोमोसोम में बदलाव से, ये भी सही है। जीन के मिश्रण से, जीन के सम्मिश्रण या मिश्रण, ये दोनों क्रिया इसमें भागी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी। डायनासोर क्या थे, डायनासोर जो है क्या थे, तो डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आपको सिनेप्स। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आपको किया जाता है एडीएच हार्मोन के द्वारा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। प्रकंद किस में चल जाएगा, हल्दी और प्रकंद जो है किस में चला जाएगा, अदरक में। स्कंदकंप चला जाएगा कहाँ, स्कंदकंप जो क्या, आलू में। सलकंद कहाँ चला जाएगा, सल्क होता है और आपको लहसुन में। घनकंद का जो हो जाएगा आपको जिमीकंद या सूरत में। 133 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, इसमें आपको करता है सिक्रेटिन हार्मोन, जो उसको क्या करता है, उत्तेजित करता है, जिसके कारण जो है वहाँ से आपको पाचक रस का सिक्रीशन होता है। घाव को भरने वाला विटामिन कौन सा है, तो घाव को भरने वाला विटामिन है आपको विटामिन सी। बाल किस प्रोटीन का बना होता है, बाल बनता है आपको किस प्रोटीन का, तो क्रिएटिन। बाल में पूछा बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, तो क्रिएटिन प्रोटीन होता है। केसिन किस में रहता है, केसिन प्रोटीन आपको दूध में पाया जाता है। ग्लोबिन किस में पाया जाता है, आपको ग्लोबिन जो है गेहूं आटा में पाया जाता है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें जो है गलत कौन हो जाएगा, आपको 4 नंबर, यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षा करता है, यह जो है गलत है। लिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, इसमें आपको छिपकली, बहुत सारे प्रश्न आपको मिले होंगे, कई बार पढ़े होंगे कि छिपकली में किसी भी प्रकार का लिंग गुणसूत्र नहीं होता। गुणसूत्र तो होता है, लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है, तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है ऑक्सीजन में कमी।
परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाता है, तो आपको समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, यहाँ से 10 आपको प्रश्न मैथ के मिलेंगे जो आपको यहाँ पे क्या उतना सोल्यूशन नहीं किया जाएगा, आपको आंसर सीधे बता दिया जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसी तरह से 43 की बात करेंगे, 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपको 3 नंबर। ठीक है, कल को इसको पढ़े होंगे आप लोग। चौवालीस का होगा क्या, 46 की बात करेंगे, 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 3, जबकि 47 का हो जाएगा भी 3। 48 की देखेंगे तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से 49 में हो जाएगा आपको 3 नंबर सही हो जाएगा। और लास्ट का जो है उत्तर क्या होगा, लास्ट जो है आपको 50 का जो है आपको 3 नंबर। तो ये आपको 150 प्रश्नों का जो संग्रह आप लोगों के साथ कराया गया। आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को रिवीजन में रखिए, मजबूत बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।